अब मैं ये चेक करूंगा कि वेदर द ट्यूरिंग मशीन इज एक्सेप्टिंग रिजेक्टिंग दैट दोज 50 स्ट्रिंग्स और नॉट। अगर उन 50 स्ट्रिंग्स पे वो काम कर रहा है तो हम ये बोलेंगे कि द आंसर टू दोज 50 स्ट्रिंग्स इज एक्चुअली और इवेंचुअली द आंसर्स टू द स्ट्रिंग्स ऑफ ए। तो ये हमारा जो है पूरा कॉन्सेप्ट है रिड्यूसिबिलिटी का। वापस यहीं आते हैं, ए लेस देन इक्वल टू एम बी की मशीन को अब इसको बना दिया हमने, सेम वही मशीन आ गई। अच्छा, अभी एक सवाल किसी ने पूछा है कि दैट मीन्स सम ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट रेगुलर लैंग्वेज एंड सम ट्यूरिंग मशीन नॉट। देखो, रेगुलर लैंग्वेज जितनी भी हैं हमारे पास वो तो एक्सेप्टेबल हैं। जब भी हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में जाते हैं या फिर हायर अनसॉल्वेबल एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स की लैंग्वेजेस पे जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। रेगुलर लैंग्वेज तो जितनी भी हैं वो तो डायरेक्टली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उसके लिए डीएफएस बन जाते हैं। जब जिसके लिए डीएफएस बन गया उसके लिए ट्यूरिंग मशीन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, या अगर बना लिया तो ट्यूरिंग मशीन उसका बहुत आसान होगा, उसी काम को बहुत ही कम कम्प्लेक्सिटी के साथ वो सॉल्व कर देगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, जो कि उससे ऊपर आ जाता है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस जब आते हैं तो ये ऑल अदर लैंग्वेजेस वाला डोमेन है, पहली स्लाइड का ऑल अदर लैंग्वेजेस वाला डोमेन। यानी वो लैंग्वेजेस जो कि एक डीएफए या एनएफए हमारा काम, फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन उस पर काम नहीं कर पा रही, तो वहाँ की बात हो रही है। अब वहाँ पे क्या है कि वंस यू डिज़ाइन अ ट्यूरिंग मशीन, अब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज अगर आपका है तो उसमें क्या है कि इट इज़ इनफाइनाइट। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का मतलब ये है कि उसके इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स आ जाते हैं। जब उसके इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हमारे पास आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कितने ऐसे स्ट्रिंग्स हैं जिस पे ये टीएम काम कर रहा है। कहीं पे कुछ स्ट्रिंग्स पे वो एक्सेप्ट रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन कुछ स्ट्रिंग पे वो होल्ड भी कर जा रहा है या फिर लूप फॉर एवर कर जा रहा है। लूपिंग वाला कॉन्सेप्ट भी हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो इस वजह से जो है हम क्या करते हैं कि भाई हम उस पूरे प्रॉब्लम को, उस पूरे स्ट्रिंग्स को एक सब स्ट्रिंग बनाते हैं विच इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ दैट लैंग्वेज। और वहाँ पे फिर हम इनपुट W पे, जो H का काम है क्या है कि भाई जो भी स्ट्रिंग आ रही है उस पर एक एफ ऑफ W बनाएगा, मशीन R को उस एफ ऑफ W पर रन करेगा। अगर R एक्सेप्ट कर रहा है एफ ऑफ W को तो H विल एक्सेप्ट दैट स्ट्रिंग, अगर R रिजेक्ट कर रहा है एफ ऑफ W को तो H विल रिजेक्ट दैट स्ट्रिंग। यानी अगर आप देखें तो पुरानी एग्जाम्पल में क्या था कि आपके पास स्ट्रिंग आ रही है, आपके पास मशीन है, आप उससे यस नो जनरेट करवा रहे थे। अब आपने क्या किया, आपके पास स्ट्रिंग आ रही है, उस स्ट्रिंग को आपने एक सब मशीन अंदर बनाई हुई, यानी उस सब लैंग्वेज के लिए, यानी लैंग्वेज आई, लैंग्वेज से आपने एक सब लैंग्वेज बनाई, उस सब लैंग्वेज को ट्यूरिंग मशीन पर रन किया और आपने ये कहा कि अगर ये सब लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है तो ये मशीन में भी एक्सेप्टेबल है। इफ़ आर इज़ अ डिसाइडर फॉर बी देन एच इज़ अ डिसाइडर फॉर ए। अगर ये आर इस बी का डिसाइडर है तो एच इस पूरे ए का डिसाइडर है। If R is a recognizer for B, then H is a recognizer for this A. And similarly, if R is a co-recognizer for B, this H is a co-recognizer for A. तो ये पूरा जो है वो समराइज है उस पूरी चीज़ का जो कि हमने इन स्लाइड्स में देखा था कि हमारे पास मशीन है, सब रूटीन जो है वो ट्यूरिंग मशीन की चल रही है और उसमें क्या कर रहे हैं हम कि अगर आर एक्सेप्ट कर रहा है तो एच भी एक्सेप्ट कर रहा है, अगर आर रिजेक्ट कर रहा है तो एच भी रिजेक्ट कर रहा है, और उसके लिए हमने फिर रिड्यूसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा था। तो इस पूरे का जो फाइनल कंक्लूसिव एसेंस है वो ये वाला है कि अगर आर मेरा डिसाइडर है तो एच डिसाइडर होगा ए का, अगर आर मेरा रिकॉग्नाइज़र है बी का तो एच मेरा रिकॉग्नाइज़र होगा ए का, अगर आर मेरा को रिकॉग्नाइज़र है बी का तो एच मेरा को रिकॉग्नाइज़र होगा ए का। तो हियर जैसे मैथ्स में भी देखा होगा ना कि कोई प्रॉब्लम अगर बहुत बड़ी है तो उसको सब पार्ट्स में करके सॉल्व कर लेता है, आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी में यही काम रिडक्शन के थ्रू कराया जा रहा है। अब why this mapping irreducibility matters? If B belongs to R and A is less than equal to MB, then A belongs to R. If B belongs to RE, then A also belongs to RE.
इफ बी बिलोंग्स टू को आर ई देन ए ऑल्सो बिलोंग्स टू को आर ई। यहाँ पे इंट्यूशन क्या आई कि ए लेस देन इक्वल टू दैट मशीन बी मीन्स दैट ए इज नॉट हार्डर देन बी, यानी ए भी उसी कम्प्लेक्सिटी का है जो बी की कम्प्लेक्सिटी है। यानी बी में हम जो स्ट्रिंग्स बना रहे हैं वो कम्प्लेक्सिटी उतनी ही ले जा रही है जो कि ए की है। ए कभी भी उतना हार्ड नहीं जाएगा बी का। तो ये एक ये थ्योरम आ गया किस किस चीज़ को देखते हुए, इस चीज़ को देखते हुए कि अगर बी आर को बिलोंग कर रहा है, ए आर को बिलोंग करेगा। लेकिन इसी की जगह अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाए तो इसमें क्या है कि अगर ए आर को बिलोंग नहीं करता है और हमने उसको एक रिड्यूसिबिलिटी मशीन के थ्रू बनाया हुआ है तो बी भी आर को बिलोंग नहीं करेगा। अगर ए आर ई को बिलोंग नहीं करता है तो बी भी आर ई को बिलोंग नहीं करेगा। अगर ए को आर ई को बिलोंग नहीं करता है तो बी भी नहीं करेगा। और यहाँ पे जो इंट्यूशन है वो ये है कि बी इज एटलीस्ट एज हार्ड एज ए। बी जो है वो एटलीस्ट ए के बराबर कम्प्लेक्सिटी में है। ठीक है, तो इन दोनों डेफिनेशंस में क्या है कि ए इज नॉट हार्डर देन बी, यहाँ पे क्या हुआ बी इज एटलीस्ट एज हार्ड एज ए। तो इससे हम कंक्लूड क्या करेंगे कि हमने अगर एक रिड्यूसिबल मशीन बनाई है, रिड्यूसिबल लैंग्वेज की है, ए लैंग्वेज से रिड्यूस करके बी बनाया हुआ है, तो इफ़ दिस वन इज़ ईजी दैट इज़ इट्स आर आर ई और को आर ई, देन दिस वन इज़ ईजी टू, इट्स ऑल्सो आर आर ई एंड को आर ई। दूसरी जगह इफ़ दिस वन इज़ हार्ड, ए अगर हार्ड है जो कि नॉट आर है, नॉट आर ई है, नॉट को आर ई है, देन दिस वन इज़ हार्ड टू, ये भी नॉट आर, नॉट आर ई और नॉट को आर ई होगा। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन में इसमें समझ में क्या आ रहा है, इसमें समझ में ये आ रहा है कि अगर ए से हम बी बनाते हैं